हेलो बच्चों, कैसे हैं? लास्ट टॉपिक जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसी को हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैंने ये भी बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तीन जगह पे देखूंगा, एक्चुअली दो जगह पे देखूंगा, पर्टिकुलरली फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड थर्ड जो देखूंगा वो है बेसिकली जनरल पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पहला वाला पॉइंट था ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं लास्ट वीडियो में, और ये सेकेंड वाला जो कि मैं बोलूंगा कहां पे होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में होगा। ठीक है ना? जैसे कि और एक बात मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मैं इंप्रूव कर पाऊं वीडियोस को, तो आई वुड लाइक टू हैव सजेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि कैसे इंप्रूव कर सके। आज मैंने थोड़ा क्लोज करने की कोशिश किया है मेरे बोर्ड को, देखते हैं। अच्छा, इक्वेटोरियल प्लेन या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस जो भी हो, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट है। इससे इस डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस में आर ले रहा हूं, इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है, जो कि एक लाइन और एक प्लेन कहां का, इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस आर। और माइंड इट, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, एक्चुअली काफी बड़ा कर दिया एज कंपेयर टू आर। मैंने पहले ही बताया कि ये एक्चुअली ये भी जितना बड़ा दिख रहा है ना, इससे काफी छोटा है एज कंपेयर टू आर। तो ये डिस्टेंस ओवरऑल ट्वाइस से है, और तुम्हें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, रुको पहले इसको ठीक कर लेता हूं। ओके, और इस डिस्टेंस को मैंने आर बोल रहा हूं, और ये यहां से यहां तक ए है, और यहां से यहां तक ए है जो पहले था। अच्छा, ये प्लस क्यू के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे मैं क्या मान लेता हूं, वहां पे मैं मान लेता हूं कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज देयर। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, पुश करेगा। मैं इसको अगर रब कर दूं तो ज्यादा अच्छा है, जगह कम है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, ये नेगेटिव है और यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवर्ड्स इट होगा, बिकॉज ये अपने तरफ खींचेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये मैं ले रहा हूं E माइनस क्यू की वजह से। अच्छा, ये डिस्टेंस काफी बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करता हूं। ठीक है ना? हाँ,
ठीक है लगभग, ठीक है, E प्लस क्यू E माइनस क्यू। अब एक चीज देखो, मैं एक लाइन खींचा, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये ऐसे सीधा एक लाइन है, मतलब ये एक सीधा लाइन है ना। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो यहाँ पे ये वाला भी मेरा क्या होगा, थीटा। इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको थीटा, है ना, इस आर को मिटा देता हूं, लाइन क्लियर नहीं आ रहा है, बट ये मान के चलो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक वो आर है, ठीक है ना। अगर ये मैं थीटा लेता हूं, तुम अगर देखोगे ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये थीटा और ये थीटा। आप बोलोगे कि सर ये थीटा थीटा क्यों ले रहे हैं, एंगल एक ले रहा हूं मैं। और तुमको पता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से ये तो कॉमन लाइन हो गया, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल है और इसके ऑपोजिट में जो एंगल है दोनों क्या होंगे, सेम, तो दोनों थीटा हो गया। अब E प्लस क्यू का दो कंपोनेंट आएगा, along this direction E प्लस क्यू कॉज ऑफ थीटा, और एक आएगा E प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली E माइनस क्यू का दो कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ E माइनस क्यू कॉज ऑफ थीटा, और एक इस तरफ E माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा। पहले तो मैं देख लेता हूं कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का वैल्यू क्या है। E प्लस क्यू इज नथिंग बट K, दिस क्यू साइन के साथ नहीं बिठाना है, और ये डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा तुम देखोगे, ये मान रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा ना कर दूं, ये A है और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था, ये R है, तो ये हो जाएगा क्या, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मुझे क्या है, के क्यू बाय ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो इतना है तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है। सिमिलरली E माइनस क्यू का क्या होगा, तुम देखोगे के क्यू और ये डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस सेम बता रहा था मैं, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तुम देखोगे तो E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू है, दैट इज इक्वल टू मैं E ले रहा हूं। क्लियर, यहां तक सबने उतार लिया है ना। आई एम रबिंग दिस वन। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे देखो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू अगर सेम है, यहाँ पे थीटा थीटा सेम है और दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बिकॉज E प्लस क्यू मैग्नीट्यूड एंड E माइनस क्यू मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो साइन थीटा भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूं वो है ट्वाइस E cos ऑफ थीटा, बिकॉज E प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू cos थीटा प्लस E माइनस क्यू cos थीटा, और E प्लस क्यू और E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू दोनों ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस E cos थीटा आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ट्वाइस E का वैल्यू के क्यू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा ये ट्राइंगल लेंगे, cos थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज,
base is a, hypotenuse is root over r square plus a square। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ट्वाइस के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 जैसे लास्ट टाइम में था। एंड सिंस, फिर से सिंस A is less than R, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा ट्वाइस के क्यू ए बाय आर क्यूब। मैं पहले कर चुका हूं, फिर से ए को 0 कर दो और ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा सिर्फ आर क्यूब। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो आई एम रबिंग दिस पोर्शन, ये I'm rubbing this portion, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है के क्यू ट्वाइस ए बाय आर क्यूब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू इंटू ट्वाइस ए को मैं पी लिख सकता हूं विच इज डाइपोल मोमेंट। क्लियर? और फिर अगर वेक्टरिकली लिखूं तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया मेरा इस तरफ। एंड व्हाट इज द पी का डायरेक्शन? पी का मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब दोनों ऑपोजिट है। अगर एक को प्लस लिया, दोनों को एक को माइनस लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज बेसिकली माइनस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो माइनस साइन में इधर दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो ये माइनस साइन आ गया, तो ई नेट आ गया मेरा के माइनस के आर क्यूब, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन इज नथिंग बट द वेक्टर। तो ये माइनस साइन इंडिकेट्स, व्हाट इट इंडिकेट्स? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the direction of dipole moment is opposite। clear? ध्यान है, ध्यान में रखना पूरा चीज को। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है इन ग्रुप। क्लियर? ओके, ये वाला हो गया। मतलब लास्ट टाइम एक्चुअल ये मुझे मिला इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए या इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, और एक्सियल पॉइंट के लिए जो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था वो मिला था ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब। डायरेक्शन के साथ बिठाओगे तो दिस, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 है। दोनों में मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस है कि एक्सियल वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस, मैग्नीट्यूड वाइज में साइन के साथ नहीं, इज ट्वाइस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल। क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सो आई एम रबिंग ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट एनी जनरल पॉइंट। ये जरूरी नहीं कि एक्सियल में ही होगा, ये जरूरी नहीं है कि इक्वेटोरियल पे ही होगा। ये तो दो डिफाइंड केस है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब पॉइंट कोई भी पॉइंट पे दे सकता है। मतलब इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा? क्या ऐसा जरूरी है? क्या नहीं है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई एक जनरल पॉइंट के लिए निकालेंगे। देखते हैं, जनरल पॉइंट के लिए देखते हैं। मान लो ये मिड पॉइंट है, ऑलवेज मिड पॉइंट से हम लोग आर लेते हैं, और ये आर डिस्टेंस मैंने ले लिया विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा। एनी जनरल पॉइंट पी, एनी जनरल पॉइंट पी नहीं दूंगा, ओ दूंगा। एनी जनरल पॉइंट ओ, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल। ठीक है ना? ध्यान दो, मुझे पता है
माइनस क्यू से प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट इधर से इधर, इसको P से डिनोट कर सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो इधर से इधर P है ना, ठीक। और इस P का दो कंपोनेंट मैं लूंगा, P का दो कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्यों लेंगे, बात यह है कि मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, बट मैंने फॉर्मूला मेरे को पता है इक्वेटोरियल एंड एक्सियल का, उसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसी का अगर यूज करते हैं तो P का एक कंपोनेंट में अगर इधर लेता हूं तो ये हो गया P cos थीटा, और ये एक कंपोनेंट अगर इधर लेता हूं, P को ऐसे लिख रहा हूं P sin थीटा, है ना। आप देखो, आप भूल जाओ इस P को, आप इस P को भूल जाओ, P को दो बना दिया P मैंने, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा, क्लियर है। एक जब भी मैं एक वेक्टर को उसको कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो वेक्टर तो नहीं रहेगा, उसका कंपोनेंट ही रहेगा, रहेगा या नहीं यार, है ना। तो ये दो कंपोनेंट हो गया, एक P cos थीटा एंड P का sin थीटा। P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट है ये एक्सियल में हो गया, बिकॉज ये P अगर है कुछ भी है, P cos थीटा है जो कि एक डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट के एक्सिस हो गया ये, ठीक है ना। और ये P sin थीटा है, ये P sin थीटा के लिए ये जो r डिस्टेंस है परपेंडिकुलर हो गया। जब एक्सियल होता है उसी डायरेक्शन में ही होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में P cos थीटा की वजह से होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो इधर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था हम लोगों का डायरेक्शन क्या था, ऑपोजिट ऑफ P, डायरेक्शन ऑफ P। यहाँ पे डायरेक्शन का P क्या है, इधर जो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ ना ये पॉइंट, ये दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस P sin थीटा, यस और नो, यस। अगर ये P sin थीटा के परपेंडिकुलर पॉइंट है, अगर P sin थीटा इस तरफ डायरेक्टेड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा किस तरफ डायरेक्टेड होगा बेटा, ये तो इस तरफ डायरेक्टेड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा, है ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अब बताओ E P cos थीटा की वजह से क्या होना चाहिए, ट्वाइस के P cos थीटा बाय r क्यूब, खत्म फॉर्मूला। मैंने क्या किया, सिर्फ P cos थीटा को एक डायपोल मोमेंट माना, और P cos थीटा के एक्सिस पे ये पॉइंट है तो उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और P sin थीटा को एक डायपोल मोमेंट बना, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके ऑपोजिट होगा, हुआ या नहीं। तो यहां पे पहले P था, बस फॉर्मूला में मैंने P cos थीटा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा क्या हो जाएगा, P sin थीटा बाय r क्यूब। अब तुम लोग बोलोगे सर साइन माइनस साइन नहीं दिए, अरे डायरेक्शन मैंने लॉजिकली ले लिया तो माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। और ये जो एंगल बना इसको मैं अल्फा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, अल्फा। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी जनरल पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालूंगा मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द वेक्टर सम ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं क्या कर सकता हूं, E P cos थीटा होल स्क्वायर प्लस E P sin थीटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ट्वाइस ab cos ऑफ 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ cos 90 डिग्री इज 0। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बेटा, देखो इधर E नेट इक्वल टू क्या हो गया, बिठा, चलो बिठा देते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस के P cos थीटा बाय r क्यूब होल स्क्वायर प्लस
के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब होल स्क्वायर। हो गया। अब क्या मैथमेटिक्स है, आई एम लविंग दिस डायग्राम। तो ई नेट क्या हो गया, ई नेट मैग्नीट्यूड निकाल रहा है ना। अब देखो के पी आर क्यूब, के पी आर क्यूब ये कॉमन में आ सकता है, के पी आर क्यूब होल स्क्वायर, होल स्क्वायर माइंड स्क्वायर में कॉमन में आ गया तो ये आ जाएगा, इसमें रहेगा सिर्फ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर आ जाएगा, ये के पी बाय आर क्यूब स्क्वायर से कट जाएगा तो रहेगा क्या, रूट ओवर ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर तुम एक्सियल बोलता है, मतलब मैंने तो ऐसे लिया था ये थीटा, अगर मैं ये एक्सियल बोलता है, यहाँ पे ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो ये यहाँ पे एक्सियल बोलता तो थीटा क्या हो जाता, जीरो। थीटा क्या हो जाता बेटा, जीरो। मतलब इस पॉइंट को यहां नहीं लेके मैं अगर यहीं लेता, मतलब जो पहले किया है हम लोगों ने, बस वेरीफाई करने के लिए मैं देख रहा हूं ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट यहां पे लिया था, वो पॉइंट अगर मैं यहां लेता, मतलब थीटा ऐसे ऐसे लिया हूं ना, थीटा यहां से यहां मेजर किया, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट अगर फिर से इधर आ जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर थीटा इक्वल टू जीरो पुट करता हूं, साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज 1, 4 2 आ जाएगा, ट्वाइस केपी बाय आर क्यूब, जो कि किसका फॉर्मूला है, एक्सियल का फॉर्मूला है। अगर मैं यहां लेता हूं, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, 90 sin 90 इज 1, cos 90 इज 0, तो ये sin 91 मतलब रह जाएगा केपी बाय आर क्यूब। और वो फॉर्मूला किसका है रे बेटा, वो फॉर्मूला है इक्वेटोरियल पॉइंट का। क्लियर है। अब देखो इधर, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, लिखो tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा रे, ई पी साइन थीटा बाई ई पी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, खत्म। तो क्या हो जाएगा ये, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और ये हो जाएगा ट्वाइस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, ये कैंसिल, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा टेन अल्फा। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद में रखना। क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है, बस खत्म। यहां पे मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का जो भी चीज है, जितना भी है, इक्वेटोरियल पॉइंट हो, एक्सियल पॉइंट है, क्योंकि मैंने थीटा एक जनरल पॉइंट के लिए निकाल लिया है, तो बाकी सब निकलेगा इसकी वजह से। खत्म। इज दैट क्लियर, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना। चलो बढ़िया बात। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और दूसरे टॉपिक में जाते हैं। कैन आई रब दिस वन, आई हैव टू। चलो अच्छा है। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इतना देर में हम लोग निकाल रहे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। आज क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, अब ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, किसमें रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो वो किस तरह बिहेव करेगा। अभी जो हम लोग देखेंगे पहले वो है कि एक, लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा लेंगे, यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंगे तो क्या क्या होगा। पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना सबको आता है
हाँ सिखाया है। क्या करेंगे, एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, इक्वल डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करते हुए जाएंगे। हो सकता है मेरा सब इक्वल डिस्टेंस पे ना हो, इससे घबराना मत, क्योंकि मैंने मुंह से बोल ही दिया है कि इक्वल होना जरूरी है। हो सकता है कि मेरा लाइन सीधा ना हो, ठीक है ना। चलो ये अब मैं यहाँ पे ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसमें मैं एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डाइपोल मैंने रख दिया, ठीक है ना। अगर मैंने एक डाइपोल रख दिया तो इसके ऊपर क्या होगा, फोर्सेस लगेंगे। हाँ मैंने देखा था कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज छोड़ दो तो इसके ऊपर फोर्स लगता है, तो दो चार्ज छोड़ दूंगा तो फोर्स नहीं लगेगा क्या, लगेगा। मगर कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, ये देख रहा हूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम है। तो अब चीज एक देखो, यहां पे ये पॉजिटिव है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ऑब्वियसली यहां पे ओरिजिनेटिंग सोर्स पॉजिटिव होगा। ये कभी भी तुमको ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, बट मैं ये समझाने के लिए कि इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, ये चीज समझाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया है ना। चलो अब क्या, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स से खींचेगा अपनी तरफ, ये नेगेटिव चार्ज, इसको ऊपर ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, ये अपनी तरफ खींचेगा एक फोर्स से। चलो एक फोर्स से खींचेगा, है ना। और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता ही दिया यहाँ पे, और ये चार्ज भी बता दिया। मुझे पता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो यहाँ पे फोर्स जो लगा है वो है Q इंटू ई, यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो Q इंटू ई, ये जो फोर्स लगा है दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्लियर। यहां पे जो फोर्स लगे, ये पुश करेगा, ये भी जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज अलग होता है क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम, बट पोलैरिटी क्या होता है, अलग, उसके लिए तो डायरेक्शन लगेगा, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। अगर फोर्स का बात करूं तो ये चार्ज सेम, यहां पे भी चार्ज सेम, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, मतलब यहां पे जो फोर्स लग रहा है यहां पे भी वही फोर्स लग रहा है। मतलब अगर ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसके ऊपर इधर में जितना फोर्स लग रहा है इधर में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो मतलब नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, ये इधर पे जो खींच रहा है जितना फोर्स है, यहाँ पे जितना फोर्स है खींचेगा, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल, तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी zero. Net force acting on the electric dipole will be zero. Is that clear? Clear. चलो यहां समझ में आया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो, अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वाला फोर्स कम हो जाएगा, और बॉडी द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। मान लो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये E1 और ये E2 है, तो यहाँ पे जो E1 लगा वो यहाँ पे जो लगा E1Q, और यहाँ पे जो लगा E2Q, और E2Q इधर खींच रहा है, ये E2Q फोर्स है, और E2 कम है और E1Q ज्यादा है, तो नेट फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो बॉडी डाइपोल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा अगर मैं उल्टा कर दूं तो, अगर मैं उल्टा कर दूं तो, जस्ट अ मिनट, हाँ अगर मैं उल्टा कर दूं तो
ये प्लस और ये माइनस, क्या फर्क पड़ेगा? ये पुश करेगा, इसको पुल करेगा, अगेन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। चलो बढ़िया है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं यहां पे एक लाइन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ताकि मैं डायग्राम ड्रॉ करने में मेरे को आसान हो, ठीक है ना? अच्छा, अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0, that means the body is in equilibrium. The body is in the body. Which is the body here? The dipole. I'm talking about electric dipole. The electric dipole यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पे इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो किस तरह का इक्विलिब्रियम है वो सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक? बट उससे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ फोर्स ही लग रहा है या कुछ और भी लग रहा है। और लगने के लिए मैं थोड़ा बॉडी को ट्विस्ट कर रहा हूं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, ये हो गया -q और ये हो गया +q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। थोड़ा सा मैंने अभी भी नेट फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगा? पुश QE, और इसके ऊपर जो लग रहा है वो भी QE। अगर अभी भी बोलो दोनों के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। दोनों के ऊपर नेट फोर्स, दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है अभी क्या है? QE इधर, QE इधर, तो दोनों के ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0। चलो क्लियर है? नेट फोर्स 0 है बिकॉज यहां पे भी फोर्स और यहां पे भी फोर्स क्या है? सेम। बट नेट फोर्स 0 होने से क्या मैं बोल सकता हूं कि इस बॉडी में नेट टॉर्क भी 0 है? कि कोई बॉडी में अगर नेट फोर्स 0 होता तो नेट टॉर्क भी 0 होता है क्या? ऐसा नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने रोटेशन वाला चैप्टर में देखा था कि एक बॉडी है और मान लो ये एक हिंज्ड है, जैसे कि ये वाला चीज मैंने ये ऐसा लिया, तो इसके ऊपर एक फोर्स मैंने नीचे की तरफ इधर दिया और एक फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे। यहां पे देखो, यहां पे ऊपर की तरफ एक फोर्स दिया मैंने और यहां पे नीचे की तरफ फोर्स दिया, तो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0। नेट फोर्स 0, बट क्या बॉडी का मूवमेंट बंद हो गया क्या? जैसे कि एक फोर्स मैंने ऊपर की तरफ दिया, एक फोर्स नीचे की तरफ, तो ये बॉडी रोटेट करने लग गया। बॉडी क्या करने लग गया? रोटेट। चलो इससे दिखाता हूं। जैसे कि ये एक चीज है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ, तो अल्टीमेटली इसको क्या करेगा? घुमाएगा। बट ऊपर की तरफ एक फोर्स, नीचे की तरफ एक फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। बट नेट फोर्स 0 होने से टॉर्क 0 नहीं होता है। और ऐसे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर बॉडी में लगता है तो हम उसको कपल कहते हैं। बट माइंड इट, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है ना? मतलब दे आर नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे एक्ट करता है यहां फोर्स और यहां फोर्स, तब 0 हो जाता। मतलब मैं इस पॉइंट पे ही अगर इसको फोर्स दे रहा हूं ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे ही नीचे दे रहा हूं, तो 0 हो जाता। यहां पे जितना फोर्स ऊपर दिया उतना ही फोर्स अगर मैं नीचे देता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, बट यहां पे जो नेट फोर्स हो रहा है वो तो नेट फोर्स तो 0 है, बट यहां पे सिंस दे आर नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन, दे विल प्रोड्यूस टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसको कपल कहते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। और कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं d लेता हूं,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं डी लेता हूं तो ये एफ इंटू डी, डायरेक्टली मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। माइंडेड मैं बहुत डिटेल्स में टॉर्क नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि क्लास 11 का जो वीडियो होगा उसमें, क्लास 11 का जो वीडियो है उसमें मैं पूरा डिटेल में टॉर्क को पढ़ाया हूं। तुम लोग क्लास 11 में पढ़ाया हूं, जब बहुत डिटेल्स में पढ़ाया हूं, फिर से मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे भी सेम चीज है। तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एक बॉडी है ऐसे, और इसके ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इसके तरफ एक फोर्स इधर की तरफ, तो ये फोर्स और ये फोर्स मिला के क्या करेगा, ये फिर से वापस कर लेके आ जाएगा, वापस लेके आ जाएगा ना अपने जगह पे। एक इस ऐसा पोजीशन में था पहले, और मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसा कर दिया। करते ही क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा, दोनों फोर्स मिलके क्या करेगा, इसको वापस ऐसा सीधा कर देगा। करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब इसको कहते हैं टॉर्क। तो अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं तो कितना टॉर्क लगेगा, इसका और एक हेडिंग बनता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं नहीं लिख रहा हूं, ये और एक हेडिंग होता है। तो अब यहां पे टॉर्क कितना, यहां पे पहले तो ये डिस्टेंस कितना है पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस इज द डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज याद रखना यहां पे, जैसे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यहां पे ये डिस्टेंस जो है, मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक ना, दोनों फोर्स, और ये ट्वाइस ए डिस्टेंस है, बट ये ट्वाइस ए डिस्टेंस इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस। तो मुझे ट्वाइस ए, ये जो डिस्टेंस है मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। कैसे हो सकता है, तो मुझे चेक करना होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर देखता हूं, ये ऊपर वाला का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, नीचे वाला का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये ट्वाइस है और अगर ये थीटा है, माइंडेड ये थीटा, तो यहां पे भी अगर ड्रॉ करूंगा तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर थीटा है और ये ट्वाइस है, ये अगर ट्वाइस है और ये थीटा है, तो ये होगा ट्वाइस साइन थीटा, है या नहीं। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज द टॉर्क, द टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो एक चीज और बताऊंगा मैं, पहले ये कर लेता हूं, टॉर्क निकाल लेता हूं। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हम लोगों ने देखा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ट्वाइस साइन ऑफ थीटा, तो ये F इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज F, Q इनटू E ट्वाइस साइन ऑफ थीटा। क्लियर, अगर ऐसा है तो फार्दर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा E, और ये Q इंटू ट्वाइस और ये साइन थीटा। अगर तुम Q इंटू ट्वाइस का बात करोगे तो ये डाइपोल मोमेंट है और ये साइन थीटा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, नहीं चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू EP साइन ऑफ थीटा। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। अच्छा चलो, ये तो मिल गया मुझे टॉर्क का एक्सप्रेशन, बट वेक्टरिकली टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये P क्रॉस E है, या तो फिर E क्रॉस P है, मतलब दोनों में से एक करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है हमें देखना है। क्या P क्रॉस E एंड E क्रॉस P सेम है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का भी क्रॉस प्रोडक्ट है ना,
ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो P क्रॉस E यानी क्रॉस P सेम नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अलग अलग, तो कभी भी सेम नहीं हो सकता, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। चलो इधर देखते हैं, तुम अगर देखोगे इसके ऊपर टॉर्क कैसे लग रहा है, अगर ये माइनस क्यू प्लस क्यू है तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऐसे, बिकॉज ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन हुआ। टॉर्क का डायरेक्शन को मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, आइदर मैं बोल सकता हूं क्लॉकवाइज, और हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड, क्योंकि क्लॉकवाइज को ही इनसाइड माना जाता है, क्लॉकवाइज को इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज को आउटसाइड। माइंड इट, क्लॉकवाइज को क्या है इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज को आउटसाइड। फॉर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, है ना, फॉर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन ये चीज ध्यान में रखना है तुमको कि क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटसाइड। अगर एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन लेता है ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो आउटसाइड, अगर क्लॉकवाइज होगा तो इनसाइड, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो यहां पे हो गया ये क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। चलो वेरी गुड, तो क्लॉकवाइज टॉर्क का डायरेक्शन मिला, और पी का डायरेक्शन क्या है, पी का डायरेक्शन ऐसा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सीधा ऐसे, और दिस इज द एंगल बिटवीन देम। अब मैं अगर P क्रॉस E करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, याद है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, अगर A क्रॉस B है ना, कैन आई रैप दिस पोर्शन, इधर देखो, तुम लोगों ने देखा होगा कि ऐसा मैं एक ले रहा हूं, यहां पे एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर B है, ये अगर प्लेन है तो A क्रॉस B, A पे रखूंगा, A से B में आऊंगा, इस बोर्ड में दिखाता हूं, बोर्ड इज द प्लेन, और यहां पे वेक्टर A है और यहां पे वेक्टर B है, तो A से B आऊंगा, A क्रॉस B, तुम देखो इनसाइड हो रहा है, और A से B आया, ये क्लॉकवाइज है, और B क्रॉस A करूंगा तो ये आउटसाइड हो जाएगा, मतलब A क्रॉस B अगर मैं बोलूंगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या हुआ इनसाइड, और B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या हो गया मेरा आउटसाइड। सिमिलरली यहां पे अगर P क्रॉस E करता हूं तो मुझे इनसाइड मिलेगा, मतलब P क्रॉस E का डायरेक्शन मुझे इनसाइड मिलेगा, और P क्रॉस E मिलके मुझे क्या मिलता है टॉर्क, और टॉर्क का भी डायरेक्शन यहाँ पे क्या है इनसाइड। अगर मैं E क्रॉस P करता हूं, E क्रॉस P करता हूं, E क्रॉस P तो आउटसाइड दिखा रहा है, मतलब E क्रॉस P के, अगर E क्रॉस P को मैं टॉर्क मान रहा हूं, और यहां पे टॉर्क का जो डायरेक्शन आ रहा है इनसाइड आ रहा है, तो यहां पे E क्रॉस P का जो डायरेक्शन इनसाइड नहीं आ रहा है, E क्रॉस P का डायरेक्शन क्या आ रहा है आउटसाइड, मतलब E क्रॉस P टॉर्क को डिफाइन नहीं कर रहा है, उसका डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी P क्रॉस E। इज दैट क्लियर, E क्रॉस P गलत है। तो ये हो गया टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट खत्म नहीं हुआ, हम लोग थोड़ा और दो चीज देखेंगे, इधर एक चीज देखो, अब आई होप तुम लोगों ने पहला वाला उतार लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, मैंने बोला था कि मैंने थोड़ा सा इसको थीटा से चेंज कर दिया, अगर मैं थीटा से चेंज कर दिया, ये प्लस क्यू थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं ताकि तुम लोगों को दिखाई दे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना, और इससे मैं अगर थोड़ा सा टिल्ट करता हूं थीटा एंगल पे, और प्लस क्यू इधर आ गया और माइनस क्यू इधर आ गया, तो इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, और वापस उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जाएगा। देखो इक्विलिब्रियम मतलब सिर्फ ऐसा, इक्विलिब्रियम कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसका मतलब ये नहीं कि नेट फोर्स जीरो होना है, सिर्फ नेट टॉर्क भी जीरो होना है। यहां पे नेट टॉर्क, जब ये सीधा था तो नेट टॉर्क जीरो था, कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा था, ठीक है ना।
अब जैसे ही इसको टिल्ट किया तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है, अभी टॉर्क लग रहा है। तो यहां पे एक बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क दोनों जीरो हो। जब ये सीधा था तो नेट टॉर्क नेट फोर्स दोनों जीरो था, जब टिल्ट किया नेट फोर्स तो जीरो है पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है तो नेट टॉर्क लगा, वापस उसको भेज दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर किसी बॉडी को मैं डिस्प्लेस करता हूं और अगर वापस वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम लोगों को पढ़ाया है मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट यहां पे सिर्फ एक ही चीज में अंतर है, पहले जो डिस्प्लेस कराया था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, अभी जो डिस्प्लेस करा रहा हूं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसके वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग मैं बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी ऐसे चेंज करता है अगर ये डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा हो तो अगर वो जो मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम में स्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम करता है, यहां पे भी एसएचएम करेगा। वहां पे जो एसएचएम किया जब लीनियर डिस्प्लेस हुआ था तो उसको कहते हैं लीनियर एसएचएम। यहां पे एंगल पे डिस्प्लेस हुआ, इसको कहते हैं एंगुलर एसएचएम। ये चीज ध्यान रखना, ये कौन सा एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है। क्लियर है? अब तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, देखो यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, अब मैंने क्या किया, यहां पे प्लस क्यू कर दिया और यहां पे माइनस क्यू कर दिया, बहुत बढ़िया, अभी भी इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क नेट फोर्स जीरो, बट कैसा इक्विलिब्रियम है ये देखना है मुझे। अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू, ठीक। अब देखो ये प्लस क्यू को क्या करेगा, माइनस क्यू को क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ और इसको पुश करेगा, तो अब जो टॉर्क प्रोड्यूसर है वो इधर की तरफ। मतलब जैसे ही मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किया, क्या ये वापस आ रहा है, पहले वाले केस में आ रहा था जब माइनस इधर था प्लस उधर था, अब क्या है, प्लस इधर है माइनस इधर है, थोड़ा सा डिस्प्लेस जैसे ही कराया तो ये फार्दर इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव हो गया, तो ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोल सकता है। क्लियर है? तो ये स्टेबल अनस्टेबल हो गया। अब बताओ सर, आप बताया कि स्टेबल में एसएचएम होता है, अगर एसएचएम होता है तो टाइम पीरियड भी होगा डेफिनेटली। तो स्टेबल के केस के लिए हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल लो, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? बाकी सब तो ठीक है, बट तुम लोग बातें नहीं कर रहे हो यार, बातें करो तभी तो मैं बोल पाऊंगा, बातें नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ही मैंने बताया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ही हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मतलब बॉडी विल अंडरगो एसएचएम ओनली इफ the if it is displaced slightly, this angle is very small, plus q minus q, और ये फोर्स इधर की तरफ, ये फोर्स इधर की तरफ, इसको वापस लेके जाएगा, ये टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा वापस लेके जाएगा। माइंड इट। अब आ रहा हूं कि लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में क्या अंतर है। मैंने हालांकि एसएचएम जब पढ़ाया था तब बताया था, लीनियर एसएचएम में जो एक्सीलरेशन था, acceleration is equal to minus omega square x था, where x is the linear displacement। अब एंगुलर एसएचएम में क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम है बट एंगुलर है तो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, ये तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और x के जगह पे थीटा आएगा, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, वहां पर जैसे हम लोग नेट फोर्स को निकालते हैं, यहाँ पे नेट टॉर्क को निकालेंगे, और हमको पता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं अभी ये सब चीजों में नहीं जाऊंगा, क्लास 11 का पोर्शन है, आई इनटू अल्फा।
The role played by mass in linear motion. Same role is played by moment of inertia in angular motion. Is that clear? Clear. अब देखो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यही डायग्राम तुमको बनाना भी है. नेट टॉर्क, व्हाट इज द नेट टॉर्क? हम लोगों ने देखा था नेट टॉर्क आया था पीई साइन थीटा आई अल्फा. सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा. तो मैं लिख सकता हूं पीई थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा. माइंड इट, ये रेस्टोरिंग टॉर्क था. क्या टॉर्क था? बिकॉज वापस रिस्टोर कर रहा है ना, तो ये माइनस साइन आएगा. तो फिर से मैं ऊपर वाला रद्द कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा माइनस पीई थीटा आई अल्फा, और अल्फा को रख दो तो आ जाएगा माइनस पीई बाई आई इंटू थीटा. अगर तुम कंपेयर करोगे किसके साथ? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पीई बाई आई आएगा, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ट्वाइस पाई बाई ओमेगा, विच मीन्स ये ओमेगा स्क्वायर है, रूट ओवर आएगा आई बाई पीई. अब आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा. ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ पे मास देगा इसका, इसका भी मास देगा, तब निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर है? और दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को बिठाना है. मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तब क्लियर किया जाएगा. और यहां तक उतार लिया. तो अगर मैं बोलूं टॉर्क रिलेटेड, अब मैं बोलूं कि टॉर्क रिलेटेड जो भी टॉर्क रिलेटेड जो भी डायपोल मोमेंट रिलेटेड अभी तक पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो जरूरत था मैंने आज डिस्कस कर लिया है. अब जो फर्दर चाहिए और भी चाहिए, हम लोग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन का, वो है नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें देखेंगे. तो यहां तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है ये टाइम पीरियड वाला, एज वेल एज पहले जो हम लोगों ने टॉर्क को निकाला वो टॉर्क वाला काफी बार आ चुका है. और मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से भी मेरे वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाओ. इज दैट क्लियर? चलो, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.